नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। राजस्थान इतिहास के क्रम में हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास और मेवाड़ राज्य के इतिहास के प्रमुख शासकों के बारे में हमने जाना, जिनमें हमने महत्वपूर्ण शासक बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा के बारे में विस्तार से पढ़ा, जिनसे हमारी एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आज इसी क्रम में हम राणा सांगा के बाद मेवाड़ की क्या स्थिति हुई उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, राणा सांगा के बाद मेवाड़ की क्या स्थिति हुई उसकी चर्चा की जाएगी। तो कल हमने पढ़ा था राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ एक प्रमुख युद्ध जिसका नाम था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, कल बाई मिस्टेक डेट लिखी गई थी 17 मार्च 1526, लेकिन आज आप उसे सही कर लेना। 17 मार्च 1527 को एक युद्ध हुआ जिसका नाम था खानवा का युद्ध। आज हम चर्चा करते हैं राणा सांगा के बाद में मेवाड़ की क्या स्थिति। तो राणा सांगा की मृत्यु, मेवाड़ी सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया था जिसको लेकर के उनकी मृत्यु हो गई और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में उनकी छतरी बनी हुई है। सांगा के बाद मेवाड़। ठीक है, सांगा के दो पुत्र, एक का नाम रतन सिंह और एक का नाम भोजराज था। यह भोजराज वही है जो मीराबाई के पति थे और बाद में एक युद्ध में घायल हो गए थे। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी से लड़ते समय एक युद्ध में घायल हो गए, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा की एक पत्नी थी जिनका नाम था कर्मावती। कर्मावती को हाडी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतिहास में हाडी रानी के नाम से प्रसिद्ध एक रानी है जिसका नाम है कर्मावती। राणा सांगा जब बाबर से पराजित होकर के रणथंबोर दुर्ग में आश्रय लेते हैं तो कर्मावती ने इनसे रणथंबोर दुर्ग की मांग की कि आपकी मृत्यु के बाद में मेरे पुत्र कहाँ रहेंगे, उनका आसरा क्या होगा या वो कहाँ से शासन करेंगे, क्योंकि रतन सिंह बड़े पुत्र थे तो मेवाड़ की गद्दी उन्हें मिलने वाली थी। तो ऐसे में कर्मावती ने अपने पुत्रों के प्रति चिंता जताई, अतः राणा सांगा ने रणथंबोर का किला कर्मावती को दे दिया। कर्मावती के दो पुत्र विक्रमादित्य, उदय सिंह, ये भी राणा सांगा के पुत्र। तो राणा सांगा के कुछ प्रमुख पुत्रों की बात यहाँ पे है। ठीक है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद में रतन सिंह शासक बनता है और 1528 से 1531 है, लेकिन रतन सिंह राणा सांगा जितना योग्य शासक सिद्ध नहीं होता है। कर्मावती अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाना चाहती थी। ऐसे में कर्मावती ने मुगल बादशाह बाबर से सहायता मांगी और बाबर से कर्मावती ने रणथंबोर दुर्ग में मुलाकात भी की। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, बाबर और कर्मावती की मुलाकात कौन से दुर्ग में हुई थी? रणथंबोर दुर्ग में हुई थी। किस संदर्भ में हुई थी? कर्मावती चाहती थी कि अपने पुत्र विक्रमादित्य को वो रतन सिंह की जगह मेवाड़ की गद्दी पर बिठाए, लेकिन बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई और बाबर कर्मावती की सहायता नहीं कर पाया। ऐसे में रतन सिंह शासक बन जाते हैं और कर्मावती अपने भाई सूरजमल सिंह हाडा, ठीक है, कर्मावती के भाई हैं सूरजमल हाडा, कर्मावती उनसे सहायता लेती है और सूरजमल हाडा और रतन सिंह दोनों में दुश्मनी पहले से ही गहराई हुई थी। बाबर से सहायता लेना, कर्मावती को आश्रय लेना, रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार कर लेना, इसको लेकर के सूरजमल हाडा और रतन सिंह में पहले से ही एक बड़ी दुश्मनी चली आ रही थी। ऐसे में 1531 में शिकार के समय, ठीक है, शिकार खेलते समय रतन सिंह और सूरजमल हाडा दोनों में मतभेद होता है और संघर्ष होता है और दोनों ही 1531 में मारे जाते हैं। ठीक है, दोनों की मृत्यु हो गई, सूरजमल सिंह हाडा और रतन सिंह। ऐसे में रतन सिंह की कोई पुत्र नहीं था जो उनके स्थान पर मेवाड़ की गद्दी पर बैठता। कर्मावती को अपने उद्देश्य में सफलता मिली और कर्मावती ने 1531 में अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बना दिया। विक्रमादित्य इस समय अल्पवयस्क थे। ऐसे में कर्मावती संरक्षिका बनती है। ठीक है, विक्रमादित्य क्या बनी? कर्मावती संरक्षिका। 1531 से 1536 का समय विक्रमादित्य का है। विक्रमादित्य अल्पवयस्क थे, अतः कर्मावती उनकी संरक्षिका बनी। ठीक है, तो बहुत सारी माताओं ने पीछे बहुत सारे शासकों के संरक्षक के रूप में कार्य किया है। विक्रमादित्य के समय की प्रमुख घटना, विक्रमादित्य भी एक अयोग्य शासक ही सिद्ध हुआ।
इसके समय की प्रमुख घटना ये थी कि इसके समय गुजरात का शासक बहादुर शाह था। मेवाड़ और गुजरात, मेवाड़ और मालवा, इनकी दुश्मनी प्रारंभ से ही चली आ रही है। आपने कुंभा के समय देखा, आपने सांगा के समय देखा, और अब विक्रमादित्य के समय भी। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर विक्रमादित्य के समय 2 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राणा सॉरी बहादुर शाह का पहला आक्रमण 1533 में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टीट है। 2 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1533 और दूसरा आक्रमण 1534। अब 2 आक्रमण करने की आवश्यकता क्यों रही? क्या पहले आक्रमण में बहादुर शाह पराजित हो गया था? देखते हैं। प्रथम आक्रमण 1533। यहाँ कर्मावती ने बहादुर शाह के आक्रमण के समय बहादुर शाह को धन देकर और कुछ राजनीतिक प्रलोभन देकर इस आक्रमण को विफल कर दिया और बहादुर शाह वापस गुजरात लौट गए। यहाँ कर्मावती की कूटनीति की विजय हुई कि उन्होंने धन देकर और कुछ राजनीतिक प्रलोभन देकर बहादुर शाह को आक्रमण को विफल कर दिया। किंतु बहादुर शाह मेवाड़ में अयोग्य विक्रमादित्य के शासक होने की वजह से उसका प्रलोभन बढ़ गया और वह पुनः मेवाड़ या चित्तौड़ पर आक्रमण का योजना बनाने लगा। ऐसे में बहादुर शाह ने पुनः 1534 जस्ट 1 साल बाद कर पुनः आक्रमण कर दिया। इस समय कर्मावती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा और हुमायूं से राखी भेजकर सहायता मांगी। इस समय हुमायूं कालिंजर के अभियान पर था। इसीलिए समय पर नहीं आ पाया या सहायता नहीं कर पाया। ऐसे में बहादुर शाह का आक्रमण हो गया और बहादुर शाह ने दुर्ग का घेरा डाला। कर्मावती ने इस आक्रमण के समय अपने पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को बूंदी निर्वासित कर दिया, बूंदी भेज दिया। अपने पुत्रों को बचाने के लिए कर्मावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को बूंदी भेज दिया। ठीक है, अब कर्मावती ने मेवाड़ के सरदारों को अपने पक्ष में लिया और उन्हें युद्ध करने के लिए तैयार कर लिया। विक्रमादित्य अयोग्य थे, उदय सिंह छोटे थे। ऐसे में कर्मावती ने दुर्ग की जिम्मेदारी प्रतापगढ़ के सामंत बाघ सिंह को सौंपी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाघ सिंह। कर्मावती ने दुर्ग की जिम्मेदारी बाघ सिंह को सौंपी। अतः बाघ सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी सरदारों ने युद्ध करने का निर्णय लिया और दुर्ग के फाटक खोल दिए गए। दुर्ग के फाटक खोलने के बाद में बाघ सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। बाघ सिंह लड़ते हुए किसको प्राप्त हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। यह घेरा लंबे समय तक चला। 1534 में आक्रमण हुआ और लंबे समय तक घेरा चला। बाद में बाघ सिंह ने युद्ध करने का निर्णय लिया। अतः 8 मार्च 1535 बाघ सिंह की वीरगति प्राप्त हो जाने के बाद में कर्मावती के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने जौहर किया। पुनः वही कार्य हुआ जो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी ने किया था। बस अब की बार रानी कर्मावती थी। तो चित्तौड़ में ये दूसरा जौहर था जो कर्मावती के नेतृत्व में हुआ और केसरिया बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ। कर्मावती ने हजारों महिलाओं के नेतृत्व में जौहर किया जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहलाया। आपके पास चित्तौड़ की 2 शाखे हो चुके हैं। पहला शाखा 1303 और दूसरा शाखा 1535। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि बहादुर शाह का आक्रमण तो 1534 में हुआ, किंतु रानियों ने जौहर 1535 में किया था। ठीक है, 1535 तो 1303 और 1535। 1535 में बहादुर शाह का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया, किंतु हुमायूं कालिंजर विजय के बाद में चित्तौड़ की ओर आया तो बहादुर शाह ने हुमायूं के आने की खबर सुनी और हुमायूं के आने की खबर सुनकर के बहादुर शाह गुजरात चला गया, जहां कैम्बे की खाड़ी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। ऐसी परिस्थिति में पुनः विक्रमादित्य मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गया। तो मेवाड़ की गद्दी पर पुनः विक्रमादित्य बैठ गया। विक्रमादित्य एक अयोग्य शासक था, अतः इसी के अयोग्यता को फायदा उठाने के लिए एक व्यक्ति सामने आया और अब जो व्यक्ति सामने आता है या जो व्यक्ति शासक बनता है उसका नाम है बनवीर। ठीक है,
बनवीर के बारे में छोटा सा परिचय दूं। पीछे हमने एक शासक पढ़ा, पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज का दासी पुत्र है, बनवीर पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। तो 1536 से लेकर के 40 तक का सत्ता मेवाड़ में जो व्यक्ति चलाता है उसका नाम है बनवीर। बनवीर ने विक्रमादित्य को अयोग्य शासक मान करके विक्रमादित्य की हत्या कर दी और मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गया। तो विक्रमादित्य की हत्या करने वाले कौन थे? बनवीर थे, और मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। बनवीर अपने अंतिम कांटे उदय सिंह को भी मारना चाहता था। ठीक है, जब कोई वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं बचेगा तो मेवाड़ी सरदार और मेवाड़ की जनता बनवीर को स्वीकार कर लेगी। तो बनवीर ने उदय सिंह को भी मारना चाहा। इस समय उदय सिंह का लालन पालन या पालन पोषण जिस महिला के हाथ में था उसका नाम था पन्ना धाय। धाय बोलते हैं पालन पोषण करने वाली महिला, राजाओं के पुत्रों का पालन पोषण करती थी। तो पन्ना उसके कैरेक्टर का नाम है, धाय उसका पद है। तो उदय सिंह को भी मारना चाहता था। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के, उदय सिंह और चंदन हम उम्र थे, चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह को बचा लिया। ठीक है, तो जब चंदन सो रहा था तब पन्ना धाय ने बनवीर को इशारा किया। बनवीर ने पूछा कि उदय सिंह कहाँ है, तो पन्ना धाय ने अपने पुत्र की ओर इशारा कर दिया और बनवीर पुत्र को मार करके चला गया। तो चंदन का बलिदान देकर के पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचा लिया। तो मेवाड़ पन्ना धाय के इस बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा कि उन्होंने उदय सिंह को बचाया और मेवाड़ की सत्ता पुनः मेवाड़ी सिसोदिया वंश के हाथ में ही रही। तथा उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा की सुरक्षा में सौंप दिया। अब उदय सिंह उस समय छोटे थे तो उनके पालन पोषण या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पन्ना धाय ने कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा को सौंप दिया। यहीं पर ही मेवाड़ी सरदारों ने 1536 में उदय सिंह का राज्याभिषेक कर दिया। ठीक है, उदय सिंह का राज्याभिषेक कर दिया मेवाड़ी सरदार। बनवीर के शासन से मेवाड़ी सरदार खुश नहीं थे। बनवीर शासक बनने के बाद में अपना रौब जमा रहा था। ऐसे में सरदार उदय सिंह के पक्ष में आ गए और उन्होंने उदय सिंह को ही अपना राजा मान लिया 1536 में। ठीक है, इसकी नेक्स्ट बात, उदय सिंह 1537 में शासक बनेंगे। उदय सिंह वैधानिक रूप से 1537 से 1572 में शासन रहते हैं। इनका 2 बार राज्याभिषेक होता है। पहला राज्याभिषेक इनका कुंभलगढ़ में होता है और दूसरा राज्याभिषेक इनका 1540 में चित्तौड़ दुर्ग में होता है। ठीक है, यहाँ चित्तौड़ दुर्ग में राज्याभिषेक करने से पहले उदय सिंह ने मेवाड़ी सरदारों के साथ मिलकर के बनवीर की हत्या कर दी। ठीक है, बनवीर की हत्या कर दी। उदय सिंह ने मेवाड़ी सरदारों के साथ मिलकर के बनवीर की हत्या कर दी और चित्तौड़ पर अपना राज्याभिषेक करवाया। अब 1540 में वैधानिक रूप से उदय सिंह चित्तौड़ के शासक बन गए हैं। ठीक है, उदय सिंह का शासन 1540 से 1543 3 वर्ष ही उन्हें शासन चलाते हुए थे, लेकिन उनके सामने एक महत्वपूर्ण विपदा आकर खड़ी हो गई और वह विपदा थी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कौन है? छोटा सा परिचय शेरशाह सूरी का। दिल्ली पर 1526 से लेकर 1530 तक बाबर की सत्ता रही थी। बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना कर दी, हमने पीछे देखा, और 1530 से लेकर के 1540 तक बाबर के पुत्र हुमायूं ने सत्ता संभाली। किंतु 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। ठीक है, कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया और 1540 में दिल्ली में सूर साम्राज्य की स्थापना कर दी। सूर साम्राज्य जिसका शासक कौन रहा? शेरशाह। तो ये वही शेरशाह है जिसने 1540 में मुगल सत्ता समाप्त करके सूर साम्राज्य या अफगान साम्राज्य की स्थापना कर दी। शेरशाह सूरी अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहेगा और ऐसे में वो विस्तार करना चाहेगा तो उसको आसपास या सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना होगा। तो शेरशाह सूरी ने इससे पहले मेवाड़ से पहले मारवाड़ विजय कर चुका था। इस समय मारवाड़ का शासक मालदेव था और तो मारवाड़ के शासक मालदेव को पराजित करके उनकी सेनापतियों से लड़ा था और उनकी सेनापतियों को पराजित करके मारवाड़ को विजय किया। अब मारवाड़ विजय के बाद में शेरशाह सूरी चित्तौड़ के आक्रमण के लिए बढ़ा कि आगे चल कर के चित्तौड़ पर भी आक्रमण कर लें और राजपूतों को पराजित कर दे और अपनी स्थिति को मजबूत कर ले। शेरशाह सूरी के आने की खबर सुनकर और मारवाड़ विजय को देख करके उदय सिंह ने युद्ध न करने का निश्चय लिया। उदय सिंह ने सोचा कि जब मालदीव सफल ना हो सका शेरशाह से युद्ध करने में तो वो कैसे सफल होगा। और उदय सिंह ने सत्ता संभाले हुए सिर्फ 3 वर्ष हुए थे, तो वह अभी इतने कैपेबल नहीं थे
कि वो शेरशाह से युद्ध कर सके और अपने साम्राज्य को बचा सके। तो उदय सिंह ने युद्ध न करने का निश्चय लिया और दुर्ग की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप दी। और शेरशाह सूरी को सौंप करके उदय सिंह ने उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो प्रश्न आता है, पहली बार किसने या किस मेवाड़ी शासक ने दिल्ली या फिर दिल्ली सल्तनत या मुगलों या फिर किसी अन्य की अधीनता स्वीकार की थी? तो वह उदय सिंह रहेगा। पीछे अपन पढ़ेंगे एक शासक है अमर सिंह, जो राणा प्रताप के पुत्र होंगे, वह भी अधीनता स्वीकार करेंगे अकबर की। लेकिन पहली बार अधीनता किस मेवाड़ी शासक ने स्वीकार की थी? तो आपको नाम ध्यान रखना है, उदय सिंह। और जिस व्यक्ति की थी वो नाम था शेरशाह सूरी। तो मेवाड़ी शासक पहले ही अधीनता का स्वाद चख चुके थे, इसीलिए उदय सिंह और महाराणा प्रताप दोनों ने ही अपने अंतिम समय तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो पहली बार अधीनता स्वीकार करने का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, तो आप उदय सिंह को याद रखोगे। जिस व्यक्ति की स्वीकार की थी उसका नाम था शेरशाह सूरी। ठीक है, अधीनता स्वीकार की। शेरशाह सूरी ने दुर्ग का नेतृत्व, अब शेरशाह सूरी तो दिल्ली का सुल्तान था, वह चित्तौड़ क्यों रहेगा? शेरशाह सूरी ने दुर्ग का नेतृत्व खवास खां को सौंप दिया। चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी खवास खां को सौंप दी और स्वयं दिल्ली चला गया। आगे चलकर 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु से उसका साम्राज्य कमज़ोर हो गया। और इसी कमज़ोर साम्राज्य का फ़ायदा उठा करके उदय सिंह ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। पुनः चित्तौड़ पर पूर्ण अधिकार, उदय सिंह का अधिकार था चित्तौड़ पर, लेकिन वो अभी अधीन थे, तो उन्होंने पूर्ण अधिकार करके अपने आप को शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों की अधीनता से क्या कर लिया? मुक्त कर लिया। और जो उसका प्रतिनिधि था उसको भी वहाँ से भगा दिया। अब उदय सिंह एक पावरफुल शासक के रूप में उभर कर सामने आ चुके हैं चित्तौड़ में। ऐसे में 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना कर दी। ठीक है, 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना कर दी और इसे अपनी नई राजधानी बनाया। और यहाँ पर इन्होंने एक उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया, जिससे वहाँ के आसपास के क्षेत्र में सिंचाई कार्य किया जाता है। तो उदयपुर शहर की स्थापना करने वाले शेरशाह सूरी कब की थी? 1559 में। और उदय सागर झील किसने बनाई? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ये उदय सिंह के बारे में छोटा सा परिचय। प्रारंभिक शासन व्यवस्था उनकी किस प्रकार की थी या प्रारंभिक साम्राज्य विस्तार उनका कैसा था। अब बात करते हैं उदय सिंह के विवाह की। ठीक है, तो राजपूत राजा हैं तो बहुत सारे विवाह किए होंगे, तो अभी अपन इनके कुछ प्रमुख विवाह की बात करेंगे। उदय सिंह का विवाह जयवंता बाई से हुआ। तो उदय सिंह की सबसे बड़ी जो रानी थी उनका नाम था जयवंता बाई। जयवंता बाई पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। और जयवंता बाई से उदय सिंह को जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था प्रताप। ये वही प्रताप है जो आगे चल कर के महाराणा प्रताप और भारत की वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध होंगे। तो उदय सिंह का पहला विवाह किससे हुआ? जयवंता बाई से। और पाली के अखेराज सोनगरा की क्या थी? पुत्री। उदय सिंह का एक विवाह धीर बाई से हुआ, जिसे उदय सिंह ने रानी भटियाणी की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? रानी भटियाणी। तो उदय सिंह पर अपनी जिस रानी का प्रभाव था वह रानी भटियाणी थी और उदय सिंह पर इनका क्या था? प्रभाव था। अतः रानी भटियाणी के आग्रह पर उदय सिंह ने रानी भटियाणी के पुत्र जगमाल को शासक बना दिया। जबकि उदय सिंह का बड़ा पुत्र कौन है? प्रताप। लेकिन उदय सिंह रानी भटियाणी के प्रभाव में आने के बाद जगमाल को अपना उत्तराधिकारी या युवराज बना देते। यहाँ उत्तराधिकारी शब्द से तात्पर्य यह है कि राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जिसको उसने उत्तराधिकारी घोषित किया है वही शासक बनेगा, चाहे वह बड़ा हो चाहे वह छोटा हो, तो वह उस उत्तराधिकारी कहते हैं उसे। तो उत्तराधिकारी बनाया। किंतु जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो मेवाड़ी सरदारों ने जगमाल को उत्तराधिकारी के रूप में या शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया और उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ी सरदारों ने मिलकर के महाराणा प्रताप को क्या बना दिया? शासक बना दिया। ऐसे में जगमाल क्रोधित हुआ और जगमाल क्रोधित होकर के मुगल सेवा में चला गया। मैं जगमाल का परिचय बता रहा हूँ कि प्रारंभ में उत्तराधिकारी बनाया गया, उदय सिंह की मृत्यु के बाद प्रताप शासक बने, अतः जगमाल क्रोधित हुए और वह मुगलों की सेवा में चला गया। जहाँ 1583 में दत्ताड़ी के युद्ध में सिरोही के राव सुल्तान से लड़ते हुए इनकी क्या हो गई? मृत्यु। 1583 में दत्ताड़ी के युद्ध में सिरोही के राव सुल्तान से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई।
उदय सिंह की एक पत्नी और है जिनका नाम है सहजूबाई, और इनके पुत्र का नाम है शक्ति सिंह। शक्ति सिंह के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं, मैं आगे भी चर्चा करूंगा। छोटा सा मतभेद जो क्लियर बात है, जो सही बात मानी जाती है, शक्ति सिंह भी आगे चल कर के मुगल सेवा में चले गए थे। ठीक है, शक्ति सिंह भी आगे मुगल सेवा में चले गए थे, लेकिन हम जब 1576 पढ़ेंगे तो एक कथा के अनुसार शक्ति सिंह मुगलों की तरफ से राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, और आगे चर्चा होगी शक्ति सिंह को लेकर के। तो ये हमारा सामान्य परिचय आज सांगा के बाद मेवाड़। तो सांगा के बाद जो मेवाड़ का शासक बनता है वह रतन सिंह है। रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य बनते हैं। विक्रमादित्य के समय की प्रमुख दो घटनाएं, आक्रमण किसके, बहादुर शाह के 1533 और 1534। 1535 में रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ, जिसमें हजारों महिलाओं ने उनका साथ दिया। ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा था जो 8 मार्च 1535 में हुआ। बहादुर शाह का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया, किंतु हुमायूं के आने की खबर सुनकर के बहादुर शाह चला गया और विक्रमादित्य ने मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। विक्रमादित्य के बाद में बनवीर शासक हुआ 1536 से 1540। यह भी अयोग्य सिद्ध हुआ। मेवाड़ी सरदारों ने उदय सिंह को शासक बना दिया। उदय सिंह ने शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। पहली बार अधीनता स्वीकार करने वाला शासक मेवाड़ का वह उदय सिंह है, किंतु पुनः उन्होंने मेवाड़ पर अधिकार किया, उदयपुर शहर बसाया, राजधानी बनाई, उदय सागर झील बनाई। ये इनके विवाह को लेकर के परिचय। अब कल मेरा एक छोटा सा प्रश्न था आप लोगों से कि राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित कर दिया था बाबर ने, ठीक है, फिर भी बाबर ने मेवाड़ पर अधिकार नहीं किया, जबकि बाबर ने 4 युद्ध लड़े, जिनमें 3 युद्धों में वहाँ के शासकों को पराजित करके उनके क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो बहुत लोगों ने आंसर दिया, कुछ लोगों ने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आंसर दिया है, कोई बात नहीं, कुछ ने इस पर भी दिया। तो इसका सही आंसर ये होगा कि जब बाबर की सेना राणा सांगा से युद्ध करने को तैयार नहीं थी, तो बाबर ने उनको 4 प्रलोभन दिए, जिसमें 3 प्रलोभन सेना ने अस्वीकार कर दिए। अंत में बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया था। जिहाद से तात्पर्य है धर्म युद्ध, कि मैं यह युद्ध धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं लड़ रहा। मतलब मैं अपनी निजी उद्देश्य के लिए नहीं लड़ रहा। अगर वो साम्राज्य विस्तार करेगा तो वो उसका निजी उद्देश्य होगा। तो बाबर ने सीधा यह कहा अपने सैनिकों के लिए कि मैं ये इस युद्ध को धर्म युद्ध के लिए लड़ रहा हूँ, मतलब धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, साम्राज्य विस्तार नहीं। तो धर्म युद्ध के लड़ते हुए अगर वह मेवाड़ पर अधिकार करता तो उसकी ये बात झूठी हो जाती और उसकी सेना में उसका जो प्रभाव था वो कम हो जाता। इसीलिए उसने मेवाड़ पर अधिकार नहीं किया था, क्योंकि बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित किया था। ठीक है, ये बात क्लियर। एक बात मैंने क्लियर कर दी कि जो युद्ध था खानवा का वह 17 मार्च 1527 में हुआ था। ठीक है, जहाँ कल गलती हो गई थी 1526, तो मैं बता दूँ यह युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ। एक छोटी सी और मिस्टेक, वैसे पूछेंगे नहीं लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखा है, मैंने जब अपन ने बात की थी कि राणा सांगा ने राजपूत राजाओं का सहयोग प्राप्त किया था, तो यहाँ पर मेवाड़ के रतन सिंह लिखे हैं, लेकिन रतन सिंह मेवाड़ के नहीं थे। रतन सिंह मेवाड़ के नहीं थे, रतन सिंह सलुम्बर के थे। ठीक है, सलुम्बर एक स्थान है जहाँ के रतन सिंह और विरमदेव मेड़तिया, ठीक है, राणा सांगा की तरफ से रतन सिंह और विरमदेव मेड़तिया जो सलुम्बर के थे, उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। और जो मेड़ता से गए थे उनका नाम था रायमल राठौड़। तो आप अपनी नोटबुक में सही कर लेना, गलती सभी से हो सकती है, मुझसे भी थोड़ी सी गलती हुई तो मैं इसे सही करवा रहा हूँ। बाकी सब ऐसे कि ऐसे ही हैं, आपको युद्ध को सही करना है। मैंने थंबनेल में दिया भी था 17 मार्च 1527, क्योंकि यहाँ मुझसे गलती हो चुकी थी, मुझे दिख चुका था, लेकिन मैं इसको एडिट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पोस्टर पे मेन लगा दिया था। और यहाँ पर गलती उसको सही करना, मेड़ता के जो गए थे युद्ध में उनका नाम था रायमल राठौड़, और सलुम्बर के जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था उनका नाम था रतन सिंह और विरमदेव मेड़तिया। तो यह मेरी आज की क्लास है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अकबर, उदय सिंह, महाराणा प्रताप और चित्तौड़ का तीसरा साका। धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि राजस्थान पुलिस, पटवार और राजस्थान की अन्य कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे इस वीडियो को देख सके और उन तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।